हेलो एवरीवन, डिफरेंशियल कैलकुलस में अब हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया था। ये हमारा एक्स वाई प्लेन और सपोज़ ये कोई कर्व है, ठीक है। ये कोई पॉइंट है पी। तो अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो पी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर और थीटा, ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है। तो ये जो है ओ पी, ये हो जाएगा रेडियस वेक्टर यानी कि ध्रुवांतर रेखा, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि ये वाला एंगल थीटा होगा और ये जो रेडियस है ये आर होगी, ठीक है। ओपी ये रेडियस वेक्टर या फिर ध्रुवांतर रेखा बोलते हैं इसे। अब अगर हम पी पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, स्पर्श रेखा खींचे कर्व की पी पॉइंट पर, तो ये जो एंगल होता है ना, जो स्पर्श रेखा इस आरंभिक रेखा के साथ बनाती है, टेंजेंट इनिशियल लाइन के साथ जो बनाती है, उसे हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल होता है ना, ये होता है फाई। तो फाई कौन सी दो लाइंस के बीच में एंगल है? रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में, ठीक है, यानी कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में है। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल जो है वो फाई होता है। यही टॉपिक डाला था ना हमने, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, ठीक है। अब हम एक रिलेशन देखेंगे इनका। देखो, अगर ये वाला साई है तो ये होगा 180 माइनस साई, 180 माइनस आई होगा ये एंगल। और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो ये क्या बनेगा? थीटा प्लस फाई प्लस 180 माइनस साई इक्वल 180। तो 180 से 180 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो थीटा प्लस फाई इक्वल आ रहा है साई। तो ये तीनों एंगल्स के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। और वैसे हमें फाई की अगर वैल्यू की बात करें तो टेन फाई बराबर, ये भी हमने पढ़ा था, टेन फाई बराबर आर डी थीटा बाय डी आर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पेडल फॉर्म। पेडल फॉर्म यानी कि पदिक समीकरण। तो देखिए, अभी तक हम कर्व को एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ चुके हैं, मतलब एक्स और वाई की फॉर्म में कर्व का इक्वेशन क्या होगा कार्तीय निर्देशांकों में, पोलार में यानी कि आर और थीटा में ध्रुवीय निर्देशांकों में। जब एक्स टी का फंक्शन हो, वाई टी का फंक्शन हो, तो पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई, ठीक है। अब हम कर्व की पेडल फॉर्म पढ़ेंगे, मतलब पदिक समीकरण में कर्व को किस तरह से लिखा जाता है। तो पेडल फॉर्म के लिए करना क्या है हमें, हम इस टेंजेंट को, ये जो स्पर्श रेखा है ना, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और इस पर अब हम मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर यानी कि लंब ड्रॉ करते हैं। ये 90 डिग्री है, ठीक है। कर्व की किसी पॉइंट पर टेंजेंट है, टेंजेंट को हमने आगे की तरफ बढ़ाया, टेंजेंट पर मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लंब ड्रॉ किया। तो ये जो लंब की जो लंबाई है ना, ये सपोज m है हमारा, इसको हम p से डिनोट करते हैं, p, ठीक है। तो p क्या है? p है मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन टेंजेंट, ठीक है। तो p और r में जो रिलेशन होता है उसे कहते हैं पेडल फॉर्म। मतलब अगर हमारा कर्व जो है वो p और r का फंक्शन हो, ठीक है। हम हमेशा कर्व कैसे लिखते हैं? x और y का फंक्शन, एक्स और वाई का फंक्शन होता है तो ये कार्टेशियन फॉर्म होती है, ठीक है। जब हमारा कर्व आर और थीटा का फंक्शन होता है तो ये पोलर फॉर्म होती है। तो अगर हमारा कर्व, हमारा वक्र जो है वो आर और पी में कोई रिलेशन हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे पेडल फॉर्म, पदिक समीकरण। तो हम अब पेडल फॉर्म पे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस या फिर कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि पी जो होती है वो ओरिजिन से या फिर ध्रुव से, पोल से टेंजेंट पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ होती है। तो अब हम वो p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अलग अलग तरीके से। देखो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन टेंजेंट, पोल से यानी कि ध्रुव से टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसकी लेंथ, या फिर स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है। तो ये r है, ये इतना एंगल थीटा है, ये फाई है और ये p है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे साइन फाई की वैल्यू पूछूँ, यहाँ से साइन फाई, तो क्या होगा साइन फाई? साइन फाई इक्वल बनेगा ये p अपॉन r, p परपेंडिकुलर और r हाइपोटेन्यूज, तो लंब बटे कर्ण। तो p बराबर क्या आया? p बराबर आया r साइन फाई, ठीक है।
तो एक तो ये तरीका हो गया पी की वैल्यू फाइंड आउट करने का, या फिर एक ये रिलेशन हो गया पेडल फॉर्म चेंज करने के लिए जो हम काम में करेंगे पेडल फॉर्म में चेंज करने के लिए। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर मैं यहाँ से पी स्क्वायर निकालूँ तो ये बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई को हम 1 कोसेक स्क्वायर फाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन इज इक्वल्स टू 1 कोसेक होता है। ठीक है, अब देखो कोसेक जो है ना वो एक रिलेशन होता है कोट में, 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई होता है ना कोसेक इक्वल्स टू। तो ये हमारे पास अगर मैं 1/p स्क्वायर की बात करूं तो ये आ रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई अपॉन आर स्क्वायर, राइट, 1/p स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें पता है कि tan फाई इज इक्वल्स टू होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कोट फाई की वैल्यू लिखें तो ये बनेगा 1/r डी आर बाई डी थीटा, क्योंकि कोट जो है वो tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये कोट फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 1/r स्क्वायर ये वाला लिखा है मैंने, 1 प्लस, अब हम कोट की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कोट स्क्वायर की क्या बनेगी 1/r स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/p स्क्वायर इक्वल आ रहा है, हम और इसको ओपन करके लिखें तो 1/p स्क्वायर इक्वल 1/r स्क्वायर 1/r की पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन हो गया हमारे पास पी और आर में। ठीक है, इसमें फाई नहीं आ रहा और जो पी बराबर आर साइन फाई था उसमें फाई आ रहा था। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है पी की वैल्यू फाइंड आउट करने का, या फिर जब पैडल फॉर्म में हम चेंज करते हैं तो उसमें हमें ये रिलेशन काम आता है। इसका एक और वर्जन लिख रखा है, लेट 1/r को अगर हम u अज्यूम कर लें तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा -1/r स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा इक्वल डी यू बाई डी थीटा। हमने क्या किया, दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन किया है, थीटा के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन। तो 1/r का -1/r स्क्वायर साथ में डी आर बाई डी थीटा, इधर यू है तो ये डी यू बाई डी थीटा। तो अब ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पर अगर हम कर दें तो 1/p स्क्वायर इक्वल, देखो 1/r स्क्वायर है तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये देखो 1/r की पावर 4 है, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये क्या बनेगा 1/r की पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर इक्वल डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दे अगर हम तो इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो ये बनेगा डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर। तो एक ये रिलेशन भी हो सकता है पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और यहाँ पे यू बराबर है 1/r। ठीक है, तो ये हमारे पास पी की वैल्यू, यानी कि पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन टेंजेंट, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो उसको फाइंड आउट करने के ये 3 फॉर्मूलाज हो गए। तो अभी तक जो पढ़ा उस पर बेस्ड पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ फाई फॉर द फॉलोइंग कर्व। इस कर्व के लिए हमें फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पर फाई की जगह वो ये भी लिख सकता है कि टेंजेंट के और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करो। तो हमें पता है रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल फाई होता है, यानी कि इन शॉर्ट वो हमसे फाई ही कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में इस कर्व के लिए फाई कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, वी नो, हमें फाई का एक रिलेशन पता है, tan फाई बराबर होता है आर डी थीटा बाय डी आर। ठीक है, देखो कर्व हमें आर और थीटा की फॉर्म में दे रखा है, तो ये डी थीटा बाई डी आर इजीली कैलकुलेट हो सकता है, ये पुट करके फाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो कर्व है हमारा, इससे अगर हम डी आर बाई डी थीटा कैलकुलेट करें, डिफ्रेंशिएशन करें, और ये कोट एल्फा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए तो कांस्टेंट, ई की पावर थीटा कोट एल्फा का ई की पावर थीटा कोट एल्फा, और जब थीटा कोट एल्फा करेंगे तो कोट एल्फा। ठीक है, तो ये डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर की जगह तो आएगा ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा, डी थीटा बाई डी आर तो इसका उल्टा होगा, ये बनेगा 1/a ई की पावर थीटा कोट एल्फा, और मल्टीप्लिकेशन में है कोट एल्फा, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो ये बन रहा है हमारा 1/कोट, और हमें पता है 1/कोट होता है tan एल्फा। तो tan फाई बराबर आ रहा है tan एल्फा
यानी कि फाई बराबर आ गया एल्फ़ा, और यही हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो फाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहे या फिर रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल फाइंड आउट करने को कहे, ये हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखो हमें कहा है फॉर द कर्व, ये हमें कर्व दे रखा है L/R इक्वल्स टू 1 + e cos थीटा, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन टेंजेंट। पोल से टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ पूछ रहा है हमसे, तो हमें पता है वो लेंथ यानी कि p पूछ रहा है हमसे। ठीक है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, और कर्व हमें r और थीटा की फॉर्म में दे रखा है। तो सॉल्यूशन, हमें रिलेशन पता है 1/p² इक्वल होता है 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम dr/d थीटा कर्व से कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, और वही हमसे पूछा गया है। dr/d थीटा कर्व से कैलकुलेट करते हैं। सिंस L/R इज इक्वल्स टू 1 + e cos थीटा, दोनों तरफ थीटा के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये बनेगा -L/R² dr/d थीटा इक्वल्स टू 1 का तो 0 हो जाएगा, e cos थीटा, तो e तो कांस्टेंट है, cos थीटा का होता है -e sin थीटा। ठीक है, तो dr/d थीटा की वैल्यू, इनफैक्ट ऐसा करते हैं अपन, ये जो 1/r² है ना इसको यहीं रख लेते हैं, तो 1/r² dr/d थीटा, माइनस साइन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आ रहा है e sin थीटा अपॉन l। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो 1/r⁴ dr/d थीटा का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा e² sin² थीटा अपॉन l²। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। अच्छा, 1/r की वैल्यू भी लिख देती हूँ ना यहाँ से, हम ऐसा करते हैं पूरा आंसर थीटा की फॉर्म में निकाल देते हैं, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, पूरा आंसर आर की फॉर्म में भी निकाल सकते हो। तो प्रूव दैट का क्वेश्चन तो है नहीं, तो आपको जिस तरह से ठीक लगे वैसे करो। प्रूव दैट में तो जो हमें दे रखा होता है वो हमें प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, cos थीटा अपॉन l, तो अब हम 1/r और ये जो टर्म है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। मैं सपोज इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखती हूँ, तो 1 में 1/p² इक्वल 1/r², तो ये बनेगा 1 + e cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन l का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये वाली टर्म, तो ये है e² sin² थीटा अपॉन l²। ठीक है, अब हमसे जितना सिंप्लीफाई होता है उतना कर देते हैं हम, तो 1/l² तो है कॉमन, इसको खोल के लिखते हैं 1 e² cos² थीटा प्लस 2e cos थीटा प्लस e² sin² थीटा। राइट, देखो e² cos² थीटा प्लस e² sin² थीटा में e² कॉमन आएगा, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 हो जाता है, तो 1/p² इक्वल क्या बन रहा है 1 + e² प्लस 2e cos थीटा अपॉन l²। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल दो, तो p बराबर क्या आएगा l अपॉन √1 + e² प्लस 2e cos थीटा, क्योंकि हमसे p की वैल्यू पूछी गई थी ना। ठीक है, और मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया क्योंकि p क्या है, लेंथ है, और लेंथ नेगेटिव नहीं होगी ना, तो इसलिए हमने पॉजिटिव साइन लिया है। तो ये p की वैल्यू फाइंड आउट करने का, या फिर परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करने का, पोल से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करने का तरीका। अगला जो टॉपिक है वो है पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल। ये फॉर्मूलाज है पोलर सब टेंजेंट और पोलर सब नॉर्मल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो पहले मैं ये बताती हूँ कि पोलर सब टेंजेंट और पोलर सब नॉर्मल से हमारा मतलब क्या है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये हमारा कर्व। ठीक है, ये सपोज पॉइंट P है, तो ये होगी हमारी रेडियस वेक्टर यानी कि ध्रुवांतर रेखा, तो ये एंगल थीटा। ठीक है, और ये लेंथ है r। अब ऐसा करते हैं हम, ये जो रेडियस वेक्टर है ना इसके परपेंडिकुलर यानी कि इसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं।
ये इसके परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की पी पॉइंट पर स्पर्श रेखा, तो ये पी पॉइंट पर स्पर्श रेखा, ठीक है। और अब हम पी पॉइंट पर अभिलंब स्पर्श रेखा से जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसे नॉर्मल, उस लाइन को नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। तो हमें पी पर अभिलंब यानी कि नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये है हमारा अभिलंब, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये तो है इसके रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन है ये है टेंजेंट के यानी कि स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट लाइन है इसको ये सपोज इस पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट सपोज टी है, ओके। दूसरा, ये लाइन जो नॉर्मल है ना उसको, ये नॉर्मल और ये हमारी लाइन, ये लाइंस थोड़ी सी मुझसे टेढ़ी मेढ़ी बन गई हैं, ये एन, राइट। तो देखो हमने किया क्या है, मैं वापस रिपीट करती हूँ। हमने पी पॉइंट पर टेंजेंट स्पर्श रेखा ड्रॉ किया है और पी पॉइंट पर नॉर्मल यानी कि अभिलंब खींचा है, ठीक है। और ये जो लाइन है ना टी एन लाइन, ये क्या है, इस रेडियस वेक्टर के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर एक लाइन है। तो ये जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन है ये टेंजेंट को तो टी पॉइंट पे कट कर रही है और नॉर्मल को एन पॉइंट पे कट कर रही है। ये जो ओ टी डिस्टेंस है ना, ओ टी, इसे तो कहते हैं हम पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट यानी कि ध्रुवीय अधस्पर्शी, ठीक है। टेंजेंट को पॉइंट पी पे जो टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा है उसको रेडियस वेक्टर के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर जो लाइन है वो जिस पॉइंट पर काटती है वो टी है। तो ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से ध्रुव से उसकी जो दूरी है ना ओ टी, इसे तो कहते हैं पोलर सब टेंजेंट। और ओरिजिन से ये जो दूरी है ओ एन, इसे कहते हैं पोलर सब नॉर्मल, ठीक है। अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है पोलर सब टेंजेंट की और पोलर सब नॉर्मल की, राइट। अच्छा, ये एंगल हमें पता ही है क्या होता है, ये एंगल है रेडियस वेक्टर के और टेंजेंट के बीच में एंगल, यानी कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के बीच का एंगल, तो ये फाई होता है, ठीक है। तो हमें ओ टी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये जो हमारा ट्राइंगल है ना, इसकी बात करें हम, इधर ये 90 डिग्री है तो ऑफकोर्स ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें अगर मैं आपसे 10 फाई पूछूं, इन ट्राइंगल टी ओ पी, टी ओ पी जो ट्राइंगल है इसमें अगर मैं आपसे पूछूं 10 फाई की वैल्यू क्या होगी, तो 10 फाई इक्वल टेल हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये तो है लंब ओ टी और आधार ये है आर। तो ओ टी बराबर क्या आ गया, आर 10 फाई। 10 फाई हमें पता है क्या होता है, आर डी थीटा बाई डी आर। तो ये आ गया आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। तो ओ टी यानी कि पोलर सब टेंजेंट की लेंथ तो होगी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, ठीक है। अब ओ एन फाइंड आउट करना है, तो ओ एन के लिए इधर वाला ट्राइंगल, ये जो पी ओ एन है इसकी बात करेंगे हम। तो इन ट्राइंगल पी ओ एन जो है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा, उसमें ये हमारा एंगल जो फाई है, तो ये वाला कितना होगा, ये पूरा 90 है ना, तो इतना फाई है, तो ये जो बच गया ये होगा 90 माइनस फाई, देखो ये वाला, ठीक है। तो 90 माइनस फाई ये है और ये वाला 90 है। तो हमें इस ट्राइंगल, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसकी बात करनी है। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं 10 90 माइनस फाई की वैल्यू क्या होगी, देखो ये एंगल है 90 माइनस फाई, तो 10 90 माइनस फाई बराबर 10 बराबर हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब ओ एन है और आधार हमारा वही आर है, ठीक है। तो ओ एन बराबर क्या आएगा, आर 10 90 माइनस फाई हमें पता है होता है कोट फाई, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं आर अपॉन 10 फाई, और 10 फाई की वैल्यू आर डी थीटा बाई डी आर, आर डी थीटा बाई
डी आर। तो आर से आर कैंसिल हो गया, ये आ गया डी आर बाई डी थीटा। ठीक है, तो ओ एन यानी कि पोलर सब नॉर्मल की लेंथ होगी डी आर बाई डी थीटा। ओ टी यानी कि पोलर सब टेंजेंट की लेंथ होगी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। तो आपको ये दो फॉर्मूलाज याद रखने में फिर से लिख देती हूँ। आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, ये तो है पोलर सब टेंजेंट, और ये है डी आर बाई डी थीटा पोलर सब नॉर्मल। तो आपको ये दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं। इसके साथ साथ ना हम पोलर टेंजेंट और पोलर नॉर्मल की लेंथ भी फाइंड आउट कर देते हैं। देखो ये ओ टी तो था पोलर सब टेंजेंट, ठीक है, और अगर ये ओ टी पी लेंथ हम फाइंड आउट कर लें, ये टेंजेंट है ना, इसकी लेंथ अगर हम फाइंड आउट कर लें टी पी या फिर पी टी जो भी कहो आप, वो होगी पोलर टेंजेंट की लेंथ। ठीक है, तो पोलर टेंजेंट की लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, मैं सिर्फ पोलर टेंजेंट लिख रही हूँ, यानी कि ये हमारा बन रहा है पी टी। अगर हमें ये फाइंड आउट करनी हो तो देखते हैं ऊपर से क्या फॉर्मूला बनेगा। पी टी, ये डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो देखो हमें ओ पी पता है आर है, और ये एंगल हमें पता है फाई है। ठीक है, ये एंगल फाई है, तो ये तो हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन होता है वो कोस फाई वाला होता है। ठीक है, तो कोस फाई अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कोस फाई बराबर क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आर अपॉन पी टी। ठीक है, तो कोस फाई, ऑफ कोर्स मैं ट्रायंगल की कौन सी की बात कर रही हूँ, ट्रायंगल पी टी ओ की। ठीक है, कोस फाई इक्वल बनेगा बेस यानी कि आर अपॉन पी टी। तो यहाँ से पी टी बराबर क्या आएगा, आर सेक फाई। ठीक है, और सेक फाई को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई। ठीक है, आर 10 फाई होता है आर डी थीटा बाय डी आर। तो ये आ गई पी टी की यानी कि पोलर टेंजेंट की लेंथ। ठीक है, सिमिलरली हम पोलर नॉर्मल की लेंथ भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डायग्राम में देखते हैं पोलर नॉर्मल क्या बनेगा। ये जो है ना पी एन, ये बनेगा पोलर नॉर्मल। तो हमें पी एन लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पी एन यानी कि इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम। इस ट्रायंगल में हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये हमें डिस्टेंस पता है। तो ये एंगल, ये है हमारा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो अगेन हमें बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन चाहिए, यानी कि वही कोस 90 माइनस फाइव की वैल्यू हम देखेंगे। तो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, पी ओ एन की। इन ट्रायंगल पी ओ एन इन ट्रायंगल पी ओ एन कोस 90 माइनस फाइव बराबर बनेगा वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा आर और अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारा पी एन। पी एन यानी कि पोलर नॉर्मल जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कोस 90 माइनस फाइव आपको पता ही है साइन फाइव होता है। तो ये हो गया पी एन इक्वल आर अपॉन साइन फाइव, और 1 अपॉन साइन फाइव हमें पता है कोसेक फाइव हो जाता है। ठीक है, तो ये आ रहा है पी एन इक्वल आर कोसेक फाइव को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो आर अंडर रूट 1 प्लस कोट फाइव की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई पी एन की वैल्यू। ठीक है, तो दो फॉर्मूलाज तो ये थे हमारे, ये है पोलर सब टेंजेंट का और ये है पोलर सब नॉर्मल का, और ये है पोलर टेंजेंट का और ये है पोलर नॉर्मल का। तो ये चार फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। डेरिवेशन मैंने बता दिया, डेरिवेशन आपको सिर्फ समझना है, याद फॉर्मूलाज रखने हैं। ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, शो दैट इन द कर्व, इस कर्व क्या कह रहे हैं वो, पोलर सब नॉर्मल इज कांस्टेंट। तो इस कर्व के लिए हम पोलर सब नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे और प्रूव करेंगे कि वो कांस्टेंट होगा,
और इन द कर्व, इस कर्व के लिए हम पोलर सब टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे और प्रूव करेंगे कि वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो पहले मैं पहला वाला कर्व लिख देती हूँ। तो कर्व हमारा है r इज इक्वल्स टू ए थीटा। इसके लिए हमें पोलर सब नॉर्मल निकालना है। तो पोलर सब नॉर्मल इक्वल फॉर्मूला हमारा था डी आर बाय डी थीटा। ठीक है, तो अगर यहाँ से डी आर बाय डी थीटा कैलकुलेट करते हैं तो ये ए आता है, तो ये आ गया ना कांस्टेंट। बस ये प्रूव करना था। ठीक है, कांस्टेंट यानी कि अचर। ठीक है, अब दूसरा जो है, दूसरा कर्व वो है हमारा आर थीटा इक्वल ए। ठीक है, तो आर बराबर हो गया ए अपॉन थीटा। ठीक है, इसके लिए हमें पोलर सब टेंजेंट निकालना है। तो पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। एक्चुअली ना मुझे इसे ऐसे लिखना चाहिए था, थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर। तो डी थीटा बाय डी आर क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर। देखो, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख दो, आर स्क्वायर माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल, माइनस ए यानी कि कांस्टेंट। यही हमें, सॉरी ये दिख नहीं रहा था, देखो आर स्क्वायर और डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस ए इक्वल कांस्टेंट, ये हमें प्रूव करना था। तो एक कर्व के लिए तो हमें पोलर सब नॉर्मल निकालना था और प्रूव करना था कि वो कांस्टेंट आएगा। दूसरे कर्व के लिए हमें पोलर सब टेंजेंट निकालना था और प्रूव करना था कि वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में अब यहीं तक करेंगे। अगले में हम पैडल फॉर्म में किसी कर्व को कैसे चेंज करते हैं वो पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।